नमस्कार दोस्तों, अनसुनी सीक्रेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग के इतिहास के बारे में। हम सब ने मधुबनी पेंटिंग को देखा होगा। क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये पेंटिंग चर्चित कैसे हुई? आखिर इसके प्रचलित होने के पीछे वजह क्या है? आइए जानते हैं। मिथिला चित्रकला चूंकि एक घरेलू अनुष्ठान गतिविधि के रूप में सिर्फ मिथिला की महिलाओं द्वारा अपने अपने घर की दीवारों पर बनाया गया एक चित्र मात्र था, इसी वजह से यह बाहर की दुनिया के लिए अज्ञान था। मिथिला चित्रकला के बारे में बाहरी दुनिया को पहली बार पता तब चला जब 1934 के बड़े पैमाने पर बिहार में भूकंप आई। वह यूं कि जब घरों की दीवारों ढह गई तो मधुबनी जिले के ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी विलियम जी आर्चर ने क्षतिग्रस्त घरों का निरीक्षण किया। उन्होंने जब दीवारों पर बनी हुई नायाब तस्वीरों को देखकर दंग रह गए। उन्होंने इस चित्र की सुंदरता की तुलना लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में मौजूद कली, मीरो और पिकासो जैसे आधुनिक पश्चिम कलाकारों के काम से की। दोस्तों, क्या आपको पता है कैसे ये पेंटिंग आपदा के बाद गरीब हुए लोगों के लिए आय का सहारा बना? इसके बाद 1960 के दशक के अंत में फिर से एक गंभीर प्राकृतिक आपदा आई। इससे मधुबनी के गांव बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने मधुबनी के चारों ओर के गांवों में महिलाओं को आय बनाने के लिए परियोजना के रूप में अपनी परंपरागत दीवार चित्रों के पेपर में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया। पेंटिंग को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड खरीद कर बेचती थी। इस तरह से ये पेंटिंग मिथिला क्षेत्र के बहुत सारे बर्बाद हुए घरों के लिए आय का स्रोत बना। दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि विदेश में पेंटिंग का प्रचार कैसे हुआ। क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को अपने चित्र के माध्यम से दिखाना, लाइन पेंटिंग और रंगीन पेंटिंग में महारत हासिल करके इन महिलाओं में से कई शानदार कलाकार बन गई। इनमें से 4 जल्द ही यूरोप, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में सांस्कृतिक मेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे थे। उनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान में कई अन्य जातियों के कई अन्य महिलाओं का प्रोत्साहित किया, जिनमें हरिजन या दलित पूर्व अस्पृश्य भी शामिल थे। साथ ही साथ पेपर पर पेंटिंग शुरू करने के लिए भी 1970 के दशक के अंत तक पेंटिंग की लोकप्रियता सफलता का मुख्य कारण भारतीय चित्रकला परंपराओं से अलग हटके चित्र का लगना था, जिसमें नई दिल्ली के पेंटिंग डीलरों को खूब आकर्षित किया। रामायण के सबसे लोकप्रिय देवताओं के बड़े पैमानों पर उत्साहित चित्रों औरांगिक मांग सबसे बढ़ रही थी। गरीबी से बाहर निकलने के लिए कई चित्रकारों ने डीलर की मांगों का अनुपालन किया और मधुबनी पेंटिंग के रूप में जाने वाली तेज और दोहरावा वाली छवियों का उत्पाद किया। फिर भी कई बाहरी लोगों ने प्रोत्साहन के साथ दोनों भारतीय और विदेशी एक ही सौंदर्य परंपराओं के भीतर काम करने वाले अन्य कलाकारों के अत्यधिक तैयार की गई गहरी व्यक्तिगत और तेजी से विविध काम का निर्माण कर जारी रखा, जिससे अब मिथिला चित्रकारी कहा जा रहा है। महिलाओं द्वारा शुरू की गई चित्रकारी एक रूढ़िवादी परंपरा का अंत था। मिथिला लंबे समय से भारत में अपनी समृद्ध संस्कृति और कई कवि, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों यानी पुरुषों के कारण प्रसिद्ध थी, जबकि महिलाओं के लिए यह एक रूढ़िवादी समाज रहा है। और जब तक पेपर पर पेंटिंग शुरू नहीं हुई, 40 प्लस साल पहले ज़्यादातर महिलाएं अपने घरों तक सीमित थी और घर के काम, बाल पालन, परिवार के अनुष्ठानों का प्रबंधन और धार्मिक दीवार चित्रकला के लिए ही सीमित थी। महिलाओं द्वारा शुरू की गई चित्रकला एक रूढ़िवादी परंपरा का अंत था। पेपर पर चित्रकारी और प्रसिद्धि कैसे मिली? जब पेपर पर चित्रकारी होने लगी और जब ये बाजार में बिकने लगी, तब नई पारिवारिक आय पैदा करने के अलावा बहुत सारी महिलाओं के व्यक्तिगत रूप में स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। कलाकारों को पूरे भारत, यूरोप, अमेरिका, जापान में प्रदर्शनियों के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। अब मिथिला के लोक कलाकार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जहां एक बार उन्हें चित्र गुमनाम थे, अब वे गर्व से हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। आर्थिक सफलता के साथ साथ
मिथिला के लोक कलाकार अब यात्रा करने लगे हैं और विदेशों में भी अपने चित्रकारी के लाइव शो करने लगे हैं। रेडियो और टीवी पर प्रचार उनकी इस कला को पूरे विश्व में फैला रहा है। वैसे तो मधुबनी कला के 5 विशिष्ट शैलियाँ हैं। मधुबनी कला के 5 विशिष्ट शैलियाँ अर्थात भरनी, कच्छनी, तांत्रिक, गोदा और कोहबर हैं। 1960 के दशक में भरनी, कच्छनी और तांत्रिक शैली मुख्य रूप से ब्राह्मण और काश्य महिलाओं द्वारा की जाती थी। जो भारत और नेपाल में ऊंची जाति की महिलाएं भी उसके विषय मुख्य रूप से धार्मिक थे और उन्होंने अपने चित्रों में देवताओं और देवियों, वनस्पति और जीवों के चित्र किया करती थी। वहीं निचली जातियों के लोगों की चित्रकारी में उनके दैनिक जीवन को, प्रतीकों को, राजा शैलेश की कहानी और उनकी उनमें चित्रों में शामिल था। लेकिन आजकल मधुबनी कला वैश्यकृत कला रूप बन गई है, इसलिए जाति व्यवस्था के आधार पर इस क्षेत्र के कलाकारों के काम में कोई अंतर नहीं है। अब सभी लोग 5 शैलियों में काम कर रहे हैं। इसी वजह से मधुबनी कला को विश्व विख्यात ध्यान में मिला हुआ। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कलाकारों को पुरस्कार भी दिया गया। इनमें सबसे ऊपर सीता देवी का नाम आता है। मधुबनी पेंटिंग को साल 1959 में आधिकारिक मान्यता मिली, जब मधुबनी के पास जिताऊपुर गांव की रहने वाली सीता देवी को बिहार सरकार ने राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया। 1975 में सीता देवी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। 1981 में सीता देवी को पद्मश्री मिला। वही सीता देवी को 1984 में बिहार रत्न और 2006 में शिल्प गुरु द्वारा सम्मानित किया गया था। के बाद यह अभी तक नहीं रुका। उसके बाद जगदम्बा देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी जैसे अनेक औरतों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सब कारणों से विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग को विख्यात प्राप्ति हुई। दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल अनसुनी सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।